नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। 9 बज चुके हैं, समय हो चुका है आपके पसंदीदा शो यानी कि जनमत का एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर वहां आप वोट करते हैं तो नतीजे हम आपको दिखाते हैं। डेली रात को 9 बजे से पहले शुरुआत करते हैं। मुद्दा होता है जनमत का, वो मुद्दा जिसपे आपका असर होता है, आपके जीवन पर जिसका असर होता है। तमाम बड़े मुद्दे आपके लिए आज हम लेकर आए, जैसे आस्था का मजाक बनाने वालों की शामत आई है, करोड़ों का पैकेज छोड़कर कैसे राम की धुन में मग्न हुए हैं IITN बाबा, और भारत प्रेमी पाक यूट्यूबर्स को फांसी कैसे हुई, और चमत्कार के चक्कर में देखिए कैसे धर्मांतरण की बात भी सामने आई है। अब चलिए आज सीधा हम शुरुआत करते हैं अपने मुद्दों की। सबसे पहले मुद्दा हमारा, सबसे पहले जो मुद्दा है वो महाकुंभ का है। देखिए महाकुंभ मेला अपने चरम पर है। देश दुनिया से करोड़ों श्रद्धालु अब तक कुंभ में पहुंचकर गंगा में डुबकी लगा चुके हैं। आए दिन लाखों की संख्या में भक्त प्रयागराज पहुंच रहे हैं और गंगा स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर ये देखने के लिए मिला कि नागा साधुओं ने कैसे कुछ लोगों को पीट दिया है। ये खबर अब जो है ये वायरल हो रही है। साधुओं के द्वारा पिटाई करने वाली खबर भी अब हेडलाइंस में आ चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई नागा साधु किसी को क्यों पीटेगा। इसके पीछे एक बड़ा कारण है, वो ये है कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग महाकुंभ को अंधविश्वास बताकर साहित्य बांट रहे थे। बस यही देखकर महाकुंभ में आस्था रखने वाले नागा साधु जो हैं वो तस्वीर भी दिखाएंगे आपको, जहां पर वो भड़क गए और उन्होंने महाकुंभ को अंधविश्वास कहने वाले जो लोग थे उनकी जमकर पिटाई कर दी। और ये तस्वीरें देखिए कैसे इन बाबाओं ने, इन साधुओं ने उन लोगों को पीटा जब उन्होंने देखा कि वहां पर लिखा हुआ है अंधविश्वास। उन्होंने कहा भाई क्या अंधविश्वास है, अंधविश्वास कुछ भी नहीं है, महाकुंभ को कैसे आप अंधविश्वास कह सकते हैं। अब अंधविश्वास कहने वालों की जमकर धुनाई कर दी गई। आस्था का मजाक बनाने वालों की अभी शामत आई है। अब महाकुंभ में कई बार, आप सोचिए, मैं आपको बताऊं कारण क्या है ये होने का। कारण ये कि कई बार जिज्ञासावश, तो कई बार जानबूझकर कुछ यूट्यूबर्स बाबाओं से सवाल पूछते हैं जिसके कारण वो वहां पर क्रोधित हो जाते हैं और बाबाओं से ऐसे फालतू सवाल पूछे जाते हैं जब बाबा उनकी पिटाई करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। एक ये तस्वीर भी देखिएगा कि कैसे बाबा जो अपनी साधना में लीन है उससे कोई बेतुका प्रश्न किया जाता है कि भाई आप कौन सी प्रार्थना करते हैं वो बताइए, तो उठ के चिमटे से धुलाई जो है वो उस यूट्यूबर की बाबा ने कर दी। क्योंकि भाई बाबा जो है वो संत हैं, संत के साथ गुरु हैं। और आप अगर पहले का समय आपको याद होगा तो जो शिक्षक था वो विद्यार्थियों की पिटाई कर देते थे अगर जो विद्यार्थी थे वो थोड़े मार्ग से भटक जाएं। तो ये साधुओं की मार जो है ये उस तरीके की मार है जो आपको लाइन पर लेकर आती है। और फालतू के प्रश्न, क्योंकि बाबाओं के पास जो समय होता है उनके ध्यान का समय होता है, और समय जहां व्यर्थ किया जाएगा वहां पर बाबाओं के द्वारा ऐसी ही पिटाई की जाएगी। और मारा भी तो प्रेम से ही मारा, लेकिन एक शिक्षा के तौर पर। आप देखिए बाबा भड़क जाते हैं, यूट्यूबर को ना सिर्फ चिमटे से पीटा बल्कि चिमटे से मारते हुए दौड़ाया भी, ये भी आपने देखा। इसके बाद भी एक वीडियो हमने और आपको दिखाया जहां यूट्यूबर के एक सवाल से भड़के बाबा ने उसे भी दौड़ा दिया। ऐसा लग रहा है कि ये यूट्यूबर सिर्फ वीडियो वायरल करने के चक्कर में ही बाबाओं से अनाप शनाप सवाल पूछ रहे हैं। इसी मामले में एक और नया वीडियो सामने आया जहां एक पत्रकार कांटों पर लेटे बाबा से पूछता है कि दिखा कि जिसमें भड़क गए वो बाबा उस पत्रकार को ही अपनी तरफ खींचते दिख रहे हैं और बैकग्राउंड से लोगों की आवाज सुनाई दे रही है जिसमें वो कह रहे हैं कि बाबा का आशीर्वाद मिल गया, यानी बाबा की जो पिटाई होती है उसका आशीर्वाद मिल गया। ये बात सामने आ रही है। अब ये जो खबर है, ये जो आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये कहा जा रहा है कथित तौर पर कि आचार्य प्रशांत के अनुयायी जो हैं ये कुछ ऐसी कुछ मटेरियल ऐसा बांट रहे थे जिसको लेकर बाबाओं को वहां पर क्रोध आया। क्योंकि पीछे आप आचार्य प्रशांत का पोस्टर भी वहां पर देख सकते हैं। और कथित तौर पर यह कहा जा रहा है कि ये जो सामग्री अंधविश्वास से रिलेटेड बताई जा रही थी, अभी तो खैर ये मामला पूरा जांच में है, ये आचार्य प्रशांत के अनुयायी थे जिन्होंने अंधविश्वास इसको करार देने का काम किया था। अब क्या लेफ्टिस्ट एजेंडा की सोच रखने वाले कुछ तथाकथित खुद को जो धर्म के ठेकेदार बता देते हैं वो इस तरीके से अंधविश्वास कह देंगे तो क्या वो बच जाएंगे? अगर ये उसके द्वारा किया गया है, आचार्य प्रशांत के द्वारा, तो ये बेहद निंदनीय है। और बाबाओं ने इसी बात से क्रोध में आकर वहां पर मौजूद जो लोग थे उनकी पिटाई तो नहीं मैं कहूंगा पिटाई की, उन्होंने उस गलत सामग्री को जो है वहां से हटाया। वो जो पोस्टर्स थे, बैनर्स थे, उसको दिखाया। और क्योंकि ये भोलेनाथ की फौज है, ये भोलेनाथ की सेना है, नागा बाबाओं की
और साधु संत जो वहाँ मौजूद हैं वो बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई अपमान जो है महाकुंभ का करे। ये कोई छोटा छोटा त्यौहार नहीं है, कोई किसी और मजहब की बात नहीं है, सनातन की साख की लड़ाई है। और सनातनी सभी जितने भी विश्व से हर जगह से जो है साधु संत वहां पर पहुंच रहे हैं। तो आपको बताता चलूं कि भाई क्या खास है। चिमटे से पिटाई तो है ही, लेकिन आप वीडियोस भी देखते रहिए, मैं आपको बताता भी चलता हूं। मौनी अमावस्या को लेकर बड़ी तैयारी। आपको बता दें कि 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू हुआ, 26 फरवरी तक ये चलेगा, जिसमें कई स्नान शामिल हैं। करीब 1.5 महीने तक चलने वाले इस महाकुंभ में ना सिर्फ आमजन बल्कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और विदेशी साधु भी बड़ी संख्या में हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही बता दें कि योगी सरकार द्वारा मौनी अमावस्या के मौके पर श्रद्धालुओं के स्नान के लिए तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। रेलवे ने आगामी 29 जनवरी को होने वाली मौनी अमावस्या के स्नान के दौरान 6 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं की भीड़ को संभालने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। रेलवे द्वारा किए गए अतिरिक्त इंतजामों में श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा ना होगी, इस बात का खास ध्यान रखा जाएगा। अब नागा साधु, नागा बाबाओं के बारे में जानने के आप बहुत उत्सुक हैं, हम भी बहुत जानना चाहते हैं कि भाई कौन है नागा बाबा। आप देख लीजिए, सबसे पहले आपको बता दें कि नागा साधु धर्म के रक्षक हैं। धर्म के रक्षक हैं। आपको पीटने वाली जो विजुअल है वो फिर से हम दिखाएंगे साथ साथ में, लेकिन नागा बाबा कौन है? वो धर्म के रक्षक हैं, सनातन के रक्षक हैं और समाज में धर्म का प्रचार करते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने आदर के साथ उनका नाम लेते हुए उन्होंने 8वीं सदी में नागा परंपरा की शुरुआत की थी। ये साधु अखाड़ों में रहकर अनुशासित और संगठित जीवन जीते हैं। कठिन तपस्या और शरीर पर भस्म लगाना उनकी साधना का हिस्सा है। नागा साधुओं का जीवन सादगी और धर्म के लिए समर्पित होता है। धर्म को समर्पित होता है उनका जीवन। साथ ही बता दें कि नागा साधु मांस मदिरा का सेवन तो कोई भी नहीं करता है, तो ये तो सोच भी नहीं सकते कि भाई इनमें से कभी किसी ने सोचा भी हो इस बात को लेकर। नागा साधु बनने के लिए 12 साल की कड़ी तपस्या करनी पड़ती है। कोई आसान नहीं है नागा साधु बनना, तपस्या तो करनी पड़ती है और कई कठिन परीक्षाओं का सामना भी करना पड़ता है। क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा की बात, जिसको मैं बार बार कह रहा था कि बाबा जब चिमटे से पीट देते हैं तो जब विद्यार्थी इधर उधर भटक जाता है तो शिक्षक जो है वो एक पिटाई मार जो है याद दिलाने के लिए अवश्य करता है कि भाई लाइन पे रहो, तुम ज्यादा जो गलत दिशा में जा रहे हो तो उसमें सही मार्ग पर भी मैं ही लेकर आऊंगा। तो कड़ी तपस्या नागा बाबाओं को, नागा साधुओं को करनी पड़ती है। अब महाकुंभ में नागा साधुओं ने तोड़फोड़ जो की थी वो भी आपको एक बार फिर से बता दें कि भाई हुआ ये था। ये वाला मामला जो आपको बताया वो आपको बता दिया, लेकिन आपको फिर से मैं याद दिला दूं, ये वाला मुद्दा जो था उसमें ये हुआ था कि भाई कैसे हमने आपको बताया कि कैसे स्टॉल लगाकर महाकुंभ में अंधविश्वास का स्टॉल बोलकर कि भाई अंधविश्वास है, ऐसे लोगों को नागा साधुओं ने पीटा। इनडायरेक्टली कैसे पीटा? पोस्टर फाड़े, बैनर फाड़े, उनके स्पीकर्स को तोड़ा, उनको ये सबक सिखाया कि आप अंधविश्वास इसको नहीं कह सकते। तो भाई नागा साधु हो या तमाम साधु संतों, क्रोध सभी को आता है अगर कोई सनातन का अपमान करता है। हमने आपसे, क्योंकि जनमत कार्यक्रम है, तो आपसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी ट्विटर पर हमने सवाल पूछा कि महाकुंभ को अंधविश्वास बताना क्या सही था। ये हमने प्रश्न आपसे पूछा कि चलिए थोड़ा उल्टा करके प्रश्न इसलिए पूछा ताकि आपका जवाब भी हमें पता लगे कि आपने क्या जवाब दिया है। महाकुंभ को अंधविश्वास बताया गया है, ये महाकुंभ को अंधविश्वास बताया गया है। तो ये लीजिए, ये हमारे फॉलोअर्स हैं और ये सनातनी जो दर्शक हैं वो एक तरीके से मुंह पे तमाचा उन लोगों के मार रहे हैं जो अंधविश्वास बताने का प्रयास कर रहे हैं। महाकुंभ को 95% कह रहे हैं कि भाई अंधविश्वास बताना सही नहीं है। बात हम कर रहे थे कुंभ की। जी हां, यूपी के प्रयागराज में दुनिया का सबसे बड़ा महापर्व महाकुंभ धूमधाम से चल रहा है। 144 सालों के बाद हो रहे इस महाकुंभ में देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु साधु संत अमृत स्नान के लिए पहुंचे हैं। इस आयोजन में कई साधु संत अपने खास व्यक्तित्व के कारण चर्चा का विषय बने हुए हैं। हमारे पूजनीय तमाम जो साधु संत हैं सभी का एक प्यारा व्यक्तित्व होता है। इस बार के महाकुंभ में कई ऐसे भी युवा यानी यंग साधु देखे जा रहे हैं जिन्होंने अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल छोड़कर आध्यात्म का मार्ग चुना है। इन्हीं में से एक हैं IITN बाबा उर्फ अभय सिंह, जिन्हें इंजीनियर बाबा के नाम से भी जाना जा रहा है। देखिए, एक इंजीनियर बाबा और जो IIT से पास आउट हो चुके हैं, उन्होंने थोड़ा जीवन जो है कर्म के क्षेत्र में बिताया, जो रोजगार के क्षेत्र में बिताया, लेकिन फिर अंत में वो आध्यात्म की ओर आ गए। लीजिए, उनकी तस्वीर आ भी गई है। इनको इंजीनियर बाबा के नाम से
जाना जा रहा है, जिनके वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। अब कौन है अभय सिंह, इनके बारे में आप जान लीजिए। ये हरियाणा से हैं, हरियाणा के झज्जर जिले के रहने वाले हैं ये बाबा अभय सिंह, यानी जो IITian बाबा, इंजीनियर बाबा। उनका दावा है, ये ग्राफिक्स के माध्यम से और बेहतर समझेंगे, उनका दावा है कि उन्होंने IIT बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। यानी भाई एरोस्पेस यानी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की श्रेणी में ये आता है, हवाई जहाज से रिलेटेड ये आता है, स्पेस से रिलेटेड आता है। और इंजीनियरिंग के दौरान ही ह्यूमैनिटी और फिलॉसफी में भी उनकी दिलचस्पी बढ़ी थी। इसके अलावा उन्होंने सुकरात यानी सोक्रेटिस और प्लेटो जैसे दार्शनिकों की किताबों और लेखों से जीवन का अर्थ समझने की कोशिश की है। तो देखिए, जो साधु संतों की सोच होती है ना, वो विशाल होती है, असीमित होती है, इसीलिए इनकी सोच तभी से ऐसी डेवलप हो रही थी, बन रही थी। इसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने करियर में उन्होंने छात्रों को फिजिक्स पढ़ाया। इन्होंने कर्म के क्षेत्र में यानी रोजगार के क्षेत्र में बच्चों को फिजिक्स पढ़ाया। साथ ही साथ इन्होंने डिजाइनिंग सीखकर फोटोग्राफी का भी काम किया। बाबा अभय सिंह जी का दावा है कि बाबा अभय सिंह का दावा है कि उन्होंने IIT बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की थी। उनका कहना है कि पढ़ाई के बाद उन्हें एक बड़ी कंपनी में लाखों के पैकेज पर नौकरी भी मिली, लेकिन उन्होंने सांसारिक जो मोह माया को त्याग कर आध्यात्म का मार्ग चुना। बाबा अभय सिंह का कहना है कि उन्होंने जीवन का अर्थ तलाशने के लिए मार्ग चुना। साथ ही कहा कि ईश्वर की शरण में तो मैं पहुंच गया हूं, अब ये डिसाइड होगा कि आगे लाइफ में करना क्या होगा। उन्होंने बताया कि जब मैं भारत आया तो फिर मैं सदगुरु जी के आश्रम में गया और 9 महीने वहां पर मैं रहा और देखिए सेवक की तरह रहा। फिर वहां क्रिया, ध्यान और योग और अपने आप को समर्पित करना, ये कुछ उन्होंने सीखा है। चलिए उनकी स्टेटमेंट आपको सुनाते हैं, उनकी प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा वो आप सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। हेलो, नमस्कारम। So today let's talk about something little different. Like we talked about dharma last time. The question of freedom, like it's in the Indian Independence Day. What is freedom? Lot of stuff basically, but I want to be like giving everything in physical. I will send a lot of in like mental, like subtle wavelengths. Because it's hard to like talking is slow, no? Thinking is much faster. So you can do much more work in thinking realm and like कहा कि देखिए वहां पर सब कुछ सीखने के बाद वो कह रहे हैं कि मैं बाहर आ गया, फिर 2021 के बाद सब कुछ महादेव डायरेक्ट करने लगे। सोशल मीडिया पर बाबा को लेकर चर्चा है कि भाई बाबा ने प्रेम में मिले धोखे के कारण जीवन का मोह छोड़ दिया, तो वहीं कुछ लोग मानते हैं कि उन्होंने बेरोजगारी और अवसाद के कारण अध्यात्म का मार्ग जो चुना है, फोटोग्राफी का मार्ग जो चुना है, डिप्रेशन में गए, वो तमाम चीजें। चलिए कुछ नहीं, आपको अब पोल के माध्यम से जो प्रश्न पूछा वो भी बता देते हैं। पोल के माध्यम से हमने आपसे जो प्रश्न पूछा, लग्जरी लाइफ छोड़ साधु बनना सही है क्या? तो देखिए मिलीजुली प्रतिक्रिया यहां पर आ रही है। 60% लोग कह रहे हैं हाँ, 40% लोग कह रहे हैं ना। तो ये मिलीजुली प्रतिक्रिया जो है जनता की प्रतिक्रिया है। और साधु बनना, बाबा बनना आसान नहीं है, और ये आपकी प्रतिक्रिया यहीं से समझ में आ जाती है। बात करते हैं दिल्ली चुनाव की। कुछ वक्त पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली मेट्रो के लिए वित्तीय सहयोग न देने पर कड़ी फटकार लगाई थी। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि दिल्ली सरकार को मेट्रो संचालन में अपनी जिम्मेदारी जो है वो निभानी चाहिए, और मेट्रो में जो है आपको बताएं, जो मेट्रो के वित्तीय संकट को दूर करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने चाहिए। ये विवाद तब शुरू हुआ जब दिल्ली सरकार मेट्रो के लिए अपने हिस्से का धन नहीं दे रही थी, जिससे मेट्रो संचालन में संकट उत्पन्न हुआ। कोर्ट ने यह भी कहा था कि दिल्ली सरकार को मेट्रो परियोजना के लिए जरूरी वित्तीय मदद सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि मेट्रो की सेवा और विकास को बनाए रखा जा सके। लेकिन इससे पहले कि यह विवाद पूरी तरह सुलझ पाता, अरविंद केजरीवाल ने एक और चुनावी वादा किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर, पीएम मोदी को पत्र लिखकर दिल्ली मेट्रो में छात्रों के लिए 50% यानी 50% रियायत छूट देने की अपील कर दी है कि भाई इनको 50% कंसेशन दे दो। उनका कहना था कि दिल्ली मेट्रो जो केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार का संयुक्त उपक्रम है, यदि दोनों सरकारें मिलकर छात्रों के लिए इस योजना को लागू करती हैं तो ये छात्रों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा, उनको आराम रहेगा।
केजरीवाल का मानना है कि केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर इस योजना पर 50-50 का योगदान कर सकते हैं, जिससे छात्रों को मेट्रो यात्रा में भी आर्थिक सहायता मिल सके। ये कदम छात्रों को सस्ती यात्रा का अवसर देने और उनके शैक्षिक खर्चों में राहत देने के लिए उठाया गया है। हालांकि ये भी ध्यान देने योग्य है कि केजरीवाल सरकार पहले मेट्रो के वित्तीय संकट के लिए सहयोग देने से पीछे हट रही थी और अब चुनावी मौसम में ये नया वादा किया गया है। यानी चुनावी वादा है क्या ये? अब सवाल ये उठता है कि क्या ये वादा सिर्फ एक चुनावी चाल है या वाकई इसके पीछे इसको लागू करने की कोई मंशा है। अब पिछले अनुभवों को देखते हुए, जहां दिल्ली सरकार ने कई चुनावी वादों को समय पर लागू करने में कठिनाई का सामना किया, इस बार भी इस वादे को लेकर जनता के मन में शक हो सकता है। हालांकि अगर ये योजना लागू होती है तो छात्रों को मेट्रो में निश्चित रूप से आर्थिक राहत मिलेगी, लेकिन ये समय ही बताएगा कि ये वादा धरातल पर कैसे उतरेगा। वादों का सिलसिला यहीं समाप्त नहीं हुआ। उन्होंने एक और महत्वपूर्ण चुनावी वादा किया। उन्होंने दिल्ली के छात्रों के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू करने का भी ऐलान कर दिया। ये घोषणा दिल्ली सरकार की महिलाओं के लिए पहले से लागू की गई मुफ्त बस सेवा के बाद की गई है, जिससे अब छात्र वर्ग भी इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम छात्रों के लिए परिवहन को और सुलभ बनाना चाहते हैं। हम इस पर काम कर रहे हैं और अगर आप फिर से चुनाव जीतती है तो हम दिल्ली में छात्रों के लिए बस यात्रा निःशुल्क करेंगे, यानी फ्री करेंगे। केजरीवाल ने इस योजना की घोषणा करते हुए यह भी बताया कि महिला छात्रों को पहले से ही ये मुफ्त सेवा मिल रही है और अब इसका विस्तार सामान्य यानी सभी छात्रों को किया जाएगा। ये कदम उन योजनाओं का हिस्सा है जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में पिछले कुछ वर्षों से लागू की है। अब महिला सशक्तिकरण के तहत महिलाओं के लिए बस यात्रा को मुफ्त किया गया था, वो कह रहे हैं, और अब उसी तर्ज पर छात्रों के लिए भी मुफ्त परिवहन की योजना बनाई गई है। केजरीवाल ने कहा कि उनका उद्देश्य छात्रों के लिए यात्रा को सुलभ और किफायती बनाना है, ताकि वे अपनी शिक्षा को प्राथमिकता दे सकें और उनका आर्थिक बोझ जो है वो कम हो सके। अब सवाल ये है कि दिल्ली सरकार द्वारा फ्री की रेवड़ी देने की नीति, जैसे मुफ्त बस सेवाएं और इस तरीके के वादे कहां तक लागू हो पाएंगे। हम तस्वीर फुल करके आपको दिखाते हैं, जरा ध्यान से देखिए। तो विकास पर कई प्रकार के नकारात्मक प्रभाव जो है वो डाल रही हैं। इन नीतियों के कारण दिल्ली को कई क्षेत्रों में नुकसान हो रहा है और इस तरह की नीतियां अक्सर चुनावी लाभ पाने के लिए की जाती हैं, लेकिन चुनावी लाभ के लिए दी जाने वाली मुफ्त सुविधाओं का दीर्घकालिक प्रभाव जो है वो राज्य के विकास पर नकारात्मक हो सकता है। ये वादे अक्सर चुनावों के आसपास ही किए जाते हैं और जब सरकार सत्ता में आती है तो इन्हें बनाए रखना एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य जो है वो हो सकता है। चलिए खबर आपको बताइए। इस खबर पर पोल के माध्यम से जो प्रश्न पूछा वो भी आपको हम बता देते हैं। मुफ्त योजनाएं करेंगी वित्तीय विकास प्रभावित, हां या ना में जवाब देना था, तो हां में जवाब देने वाले 90% है, 10% ना में जवाब देने वाले हैं। बात करेंगे पंजाब की और कैसे वहां धर्मांतरण हो रहा है। देश में धर्मांतरण के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सबसे ज्यादा धर्मांतरण के केसेस इस वक्त पंजाब से आ रहे हैं, जहां पादरियों द्वारा लगातार उन परिवारों को निशाना बनाया जा रहा है जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। ये पादरी चमत्कारों का दिखावा करके आम लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। वे दावा करते हैं कि वे मृतकों को जिंदा कर सकते हैं, बीमारियों को ठीक कर सकते हैं और भूत प्रेतों को भगा सकते हैं। इन पादरियों के कार्यक्रमों में बैंड और लुभावने संगीत के जरिए भीड़ को आकर्षित किया जाता है। जो लोग इन पादरियों के चमत्कारी वादों से प्रभावित होते हैं, धीरे धीरे धर्म परिवर्तन करने को ये मजबूर हो जाते हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी के शासनकाल में ईसाई धर्मांतरण के मामलों में काफी बढ़ोतरी देखी जा रही है, जहां केवल पिछले 2 वर्षों में ही 3,50,000 से अधिक लोग अपना धर्म बदलकर ईसाई कर चुके हैं, यानी 3.5 लाख लोग जो हैं धर्मांतरण कर चुके हैं। हैरानी और भी ज्यादा तब बढ़ जाती है जब धर्मांतरित लोगों की बढ़ती संख्या राज्यों के हिसाब से देखी जाए। एक रिपोर्ट बताती है कि पिछले 10 सालों में यहां ईसाई समुदाय की जनसंख्या 6,137 से बढ़कर 12,436 हो गई, यानी 10 वर्षों में 102% की बढ़ोतरी हुई। इसी तरह गुरदासपुर जिले की बात करें तो पिछले 5 वर्षों में इस समुदाय की जनसंख्या में 4 लाख से अधिक की वृद्धि हुई है। अब ये आंकड़े चिंताजनक तो हैं ही, खास तौर पर पंजाब में, जहां
सिख पंथ है, सिख पंथ को निशाना बनाकर ये अभियान तेजी से फैलाया जा रहा है और ये फैल भी रहा है और कई सिख संगठन इस पर चिंता जाहिर कर भी चुके हैं। इसके बावजूद कुछ खास हो नहीं पा रहा है। ये बढ़ती हुई संख्या न केवल सिख पंथ के लिए बल्कि राज्य की सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था के लिए भी खतरे की घंटी है। लेकिन सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि इस धर्मांतरण के मामलों में पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार का कोई ठोस कदम जो ना उठाना वो बहुत बड़ी परेशानी बन चुकी है। यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठता है वह है कि पंजाब की आप सरकार की चुप्पी क्यों है। यहाँ पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और उनके मंत्री हमेशा धर्म और संस्कृति की रक्षा की बातें करते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो वे इस मुद्दे पर चुप्पी साध लेते हैं। क्या पंजाब सरकार इस मुद्दे को नजरअंदाज करके खुद को वोट बैंक की राजनीति तक सीमित रखना चाहती है? जब सिख पंथ, सिख समुदाय और विभिन्न संगठनों ने इस मामले को लेकर चिंता जताई, तब भी सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। धर्मांतरण के इन अभियानों को खुलेआम बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन आप सरकार या तो इसे नजरअंदाज कर रही है या फिर इसे नियंत्रण करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है, बल्कि ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अनुमतियां दी जा रही हैं और इन्हें सुरक्षा भी मिल रही है। इसके अलावा बैनर, पैम्फलेट्स और सोशल मीडिया के जरिए इन मिशनरी कार्यक्रमों का प्रचार हो रहा है, जो सीधे तौर पर पंजाब के सांस्कृतिक और धार्मिक ढांचे को खतरे में डाल रहे हैं। अब देखिए सिख पगड़ी पहनने वाले ये पादरी अपने कार्यक्रमों में सिख जो कार्यक्रम होते हैं उसमें सिख पहचान का उपयोग करते हैं, ताकि स्थानीय लोग ये समझें कि ये कार्यक्रम सिख धर्म से जुड़ा हुआ है, ना कि कोई बाहरी धर्म से। ये एक गंभीर धोखाधड़ी का मामला है जो केवल धर्मांतरण को बढ़ावा नहीं देता बल्कि सिख समुदाय की धार्मिक पहचान को भी कमजोर करता है। इतिहास से हम जानते हैं कि जब सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाती तो समाज में ऐसे तत्व मजबूत होते हैं जो सांस्कृतिक और धार्मिक परिवर्तन को बढ़ावा देते हैं। ये साफ दिखाता है कि पंजाब की आप सरकार अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रही है और धर्मांतरण के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए कोई स्पष्ट नीति नहीं बना रही है। यदि पंजाब में धर्मांतरण की यह प्रक्रिया जारी रही तो इसके परिणाम राज्य की सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना के लिए नकारात्मक हो सकती है। राज्य की विविधता और धार्मिक स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि इस समस्या पर तुरंत ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री भगवंत मान और उनकी सरकार को धर्मांतरण के मामलों को गंभीरता से लेना चाहिए और इस पर एक ठोस नीति बनानी चाहिए, ताकि पंजाब में किसी भी प्रकार का धार्मिक धोखाधड़ी का मामला और सांस्कृतिक हानि ना हो। ये समय है कि पंजाब सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए और धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कदम उठाए, ताकि राज्य में धर्म और संस्कृति की अखंडता बनी रहे। चलिए, खबर आपको बताई और इस खबर पर पोल के माध्यम से जो प्रश्न था वो भी आपको हम बता देते हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। धर्मांतरण पर कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। 95% लोग कह रहे हैं हां, 5% लोग कह रहे हैं ना। अब आगे बात करते हैं पाकिस्तान की और वहां के यूट्यूबर्स को जिनको फांसी की सजा दे दी गई है, सुना दी गई है। अभी तक तो मामला इतना ही सामने आया है। भारत पाकिस्तान के बीच दूरियां बढ़ती ही जा रही हैं। अब करीबियां थी कब, कितनी बनाने की कोशिश की पाकिस्तान ने, हालांकि वो आतंकवादी देश है। अब देखिए, जहां एक तरफ भारत ना सिर्फ तेजी से आगे बढ़ रहा है बल्कि दुनिया के ताकतवर देशों की लिस्ट में शामिल भी है भारत, तो वहीं दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान लगातार पिछड़ता जा रहा है। और ऐसे में पाकिस्तान की जमीनी हकीकत क्या है, इसे पाकिस्तान के कई यूट्यूबर्स आए दिन दिखाते हैं, वो दिखाते चलते हैं। और बता दें कि आपको पाकिस्तान में अब जो मामला सामने आया है वो बेहद गंभीर है। हर बात मजाक की नहीं है। पाकिस्तान की आतंकवादी देश है, खून खराबा बहुत वहां पर होता है, तुगलकी फरमान बहुत दिए जाते हैं। पाकिस्तान में 2 यूट्यूबर्स यानी कि सना अमजद और शोएब चौधरी काफी फेमस हैं, जिन्हें अब फांसी की सजा देने का दावा किया जा रहा है। अभी पुष्टि हम भी नहीं कर रहे क्योंकि खबर अभी इतनी ही सामने आई है। अब ये लोग कौन हैं जिनको फांसी की सजा, आपने कई बार देखा होगा कई मीडिया चैनल्स में, और इनको इंडियन जो चैनल्स हैं वो बहुत ज़्यादा दिखाते हैं, भारतीय चैनल बहुत ज़्यादा दिखाते हैं। और ये कंटेंट क्रिएटर्स हैं, ये लोगों के पास जाते हैं, सवाल पूछते हैं, पाकिस्तानी आवाम वहाँ की जनता से सवाल पूछते हैं। कौन है सना अमजद और शोएब चौधरी? अब मैं आपको वो समझाने का प्रयास करता हूँ। सना अमजद और शोएब चौधरी दोनों ही पाकिस्तान के यूट्यूबर्स हैं। अब देखिए, सना अमजद के यूट्यूब पर 1 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हैं, जबकि शोएब चौधरी का यूट्यूब पर रियल एंटरटेनमेंट के नाम से एक चैनल है जिस पर उनके 1.64 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इन दोनों को भारत में भी खूब देखा जा रहा है, इनको खूब देखा जाता है। किस कारण से इनको फांसी की सजा मिली है अब आपको ये भी बता देते हैं।
दरअसल ये दोनों ही यूट्यूबर जो हैं पाकिस्तान में लोगों के बीच जाकर उनसे भारत पाक से जुड़े मुद्दों पर सीधी बातचीत करते हैं। खासकर भारत की सकारात्मक चीजों यानी पॉजिटिव चीजें जो भारत में हो रही है उसको लेकर पाकिस्तानी आवाम को बताकर कहीं ना कहीं उन्हें जागरूक करने का काम तो करते हैं और पाकिस्तान के कट्टरपंथियों को मुंह तोड़ जवाब भी देते हैं। इन दोनों को पाकिस्तान से ज्यादा भारत में देखा जाता है। तो भारत में इसलिए देखा जाता है कि वो पाकिस्तान की पोल खोलते हैं और ये पाकिस्तान का भला ही होगा कि अगर कोई उनकी पोल खोले, कोई तो उनके खिलाफ बोलने का जो हिम्मत करे, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा करप्शन है और बहुत वो पीछे हैं। अब ये मामला क्या है, बता दें कि दोनों के यूट्यूब चैनल पर कि भाई फांसी हुई कि नहीं, इसका अंदेशा कैसे लगे और क्या सजा हुई कि नहीं हुई, कार्रवाई हुई कि नहीं, ये आपको हम बता देते हैं। उनके चैनल पर करीब 2 हफ्ते 14 दिन से कोई वीडियो अपलोड नहीं किया गया है, जिसके बाद अब दावा किया जा रहा है कि बीते कई दिनों से इन 2 यूट्यूबर्स सहित करीब 12 यूट्यूबर्स को गायब कर दिया गया है। गायब कर दिया गया है। अब कथित तौर पर कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी हुकूमत ने उन्हें फांसी की सजा दी है, जिसका दावा पाकिस्तान के कई सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स की ओर से किया गया है। इस गंभीर मुद्दे पर कई लोगों ने वीडियो बनाकर पोस्ट किया है। एक यूट्यूब चैनल में कई लोगों ने दावा किया कि शोएब चौधरी और सना अमजद को फांसी पर लटका दिया जाएगा। चलिए खबर आपको बताइए और समझाता हूं किसके आदेश पे यह सजा दी जा रही है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के सियासतदानों और यानी राजनेताओं और खासकर आर्मी जनरल के आदेश पर दोनों को हिरासत में लिया गया है। हालांकि दोनों को हिरासत में लेने का कोई वीडियो सामने नहीं आया, लेकिन कहा जा रहा है कि दोनों को फांसी की सजा दी जाएगी। इसके अलावा पाकिस्तान की एक और चर्चित महिला पत्रकार आरजू काजमी पर भी पुलिस ने कार्रवाई की थी, जिसके बाद से उन्होंने भी कोई वीडियो यूट्यूब में पोस्ट नहीं किया है। दरअसल पाकिस्तान में शुरू से ही भारत का समर्थन करने वालों और शांति की बात करने वालों को वहां की हुकूमत जो है पसंद नहीं करती, नापसंद करती है। पाकिस्तान में जो भी भारत के पक्ष में जरा भी कुछ बोल दे तो वहां उसका चैन से जीना दुश्वार हो जाएगा, मुश्किल कर दिया जाएगा। हालांकि यह भी किसी से नहीं छिपा है कि पाकिस्तान को वहां की चुनी हुई सरकार नहीं बल्कि आर्मी चलाती है। पाकिस्तान में कितने ही नेताओं को वहां की आर्मी ने मौत के घाट उतार दिया या फिर उन्हें फांसी दे दी गई। काफी समय से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को भी जेल में डाल दिया गया और अब उन्हें 14 साल की सजा फिर से सुना दी गई है। बल्कि यही नहीं, इमरान की बीवी बुशरा को भी कठोर कारावास की सजा दी गई है। चलिए खबर आपको हमने पाकिस्तान की भी बताई और इस खबर पर भी, हर खबर की तरह हमने इस खबर पर भी आपसे पोल के माध्यम से जो प्रश्न पूछा वो आपको बता दें। यूट्यूबर्स को फांसी देने का फैसला गलत है या सही है? गलत है क्या, हमारा प्रश्न था। 98% लोगों ने कहा हाँ गलत है। वो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, एक तरीके से वो सिटीजन जर्नलिस्ट आप उनको कह सकते हैं, जो कि पोल वहां पर खोल रहे थे और ये पोल खोलना वहां की फौज को, वहां की सरकार को पसंद नहीं आया। अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे भारतीय नौसेना की, इंडियन नेवी की। 17 जनवरी 2025 यानी आज को नई दिल्ली के डॉक्टर DS कोठारी ऑडिटोरियम में भारतीय नौसेना ने अपने नागरिक कर्मियों के अहम योगदान को सम्मानित करने के लिए नौसेना नागरिकों का वर्ष 2024 मनाया। मुख्य अतिथि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की मौजूदगी में आयोजित इस कार्यक्रम में कई सहायक अभियानों में नौसेना नागरिकों की महत्वपूर्ण भूमिकाओं और उपलब्धियों को दर्शाने वाली चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई है। मुख्य अतिथि ने प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं से मुलाकात की, जिन्हें उनके असाधारण कौशल और समर्पण के लिए सम्मानित किया गया। नौसेना प्रमुख ने मिशन में नौसेना नागरिकों की भूमिका पर जोर देते हुए सभा को संबोधित किया। यहां नागरिक कर्मचारियों की भावना और योगदान को दर्शाते हुए एक स्मारक लघु फिल्म दिखाई गई। नौसेना के केंद्रीय बैंड की संगीत के साथ नौसेना के नागरिक कर्मचारियों के लिखे और पेश किए गए विशेष गीत जी जान लगन से को लाइव प्रस्तुत किया गया, जो नागरिकों और वर्दीधारी सेवा सदस्यों के बीच सहज एकीकरण का उदाहरण है। रक्षा मंत्री जी ने चुनिंदा नौसेना नागरिकों को उनकी अनुकरणीय सेवा के लिए सराहनीय और नगद पुरस्कार प्रदान किए, जो नौसेना की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने वाले सहयोगात्मक प्रयासों को मान्यता देने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। हमारे नौसेना बलों की सुरक्षा और सफलता सुनिश्चित करने के लिए पर्दे के पीछे अथक परिश्रम करने वाले नौसेना के नागरिकों की अटूट भावना, अथक समर्पण और निस्वार्थ योगदान का सम्मान करने वाली एक स्मारक फिल्म। अब देखिए, नौसेना नागरिकों का सम्मान हुआ है और रक्षा मंत्री ने वहां पर सराहना की
और क्योंकि सुदर्शन न्यूज़ पर कोई भी ऐसी खबर जो हो, जो हमारी भारतीय आर्मी से रिलेटेड हो, भारतीय नेवी से रिलेटेड हो, भारतीय एयरफोर्स से रिलेटेड हो, हम कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि इनका हम पर उपकार है। हमारे सैनिकों का ये अपना परिवार त्याग कर, सब कुछ त्याग कर लड़ते हैं हमारे लिए, और इस पे ये कोई भी प्रोफेशन जो है आपको अपनी जान देने के लिए, बलिदानी होने के लिए इतना प्रेरित नहीं कर सकता जितनी कि किसी भी देश की और ख़ासतौर पर भारत की फौज। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें सैलरी मायने नहीं रखती, इसमें इच्छा शक्ति और पैशन मायने रखता है। और नेवी की बात इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि नेवी की खबरें बाहर तक नहीं आती है। बहुत ज़्यादा बैटलफील्ड ही कह लीजिए, हमेशा ये रहते हैं, और बहुत बड़ा एक समुद्र कह लीजिए, ओशन कह लीजिए, जिसकी रखवाली की जाती है। और सबसे ज़्यादा अगर दुनिया में कोई एक्टिव नेवी है तो वो इंडियन नेवी है, और सुदर्शन न्यूज़ का भी हमेशा से इनको सैल्यूट तो रहता ही है। लेकिन ये खबर आपके लिए जानना इसलिए ज़रूरी है कि आप पहचानें कि कितना प्रयास जो है नेवी के द्वारा किया जाता है आपकी रक्षा के लिए, और कैसे जो है सिविलियंस के साथ इनका कोऑर्डिनेशन रहता है। अब आगे बढ़ते हैं, नेवी की बात कर दी। अब गणतंत्र दिवस समारोह में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रवाको सुबियांतो भारत के राजकीय मेहमान होंगे, यानी चीफ गेस्ट होंगे। वो 25-26 जनवरी को भारत के आधिकारिक 2 दिवसीय दौरे पर नई दिल्ली आ रहे हैं। आपको बता दें, उनकी पीएम नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी होगी। इस दौरान दोनों देशों के बीच कुछ अहम समझौतों पर हस्ताक्षर भी होने की संभावना है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 76वें गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर राजकीय मेहमान बनने का पीएम नरेंद्र मोदी का आमंत्रण इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया है। बता दें कि सुबियांतो ने अक्टूबर 2024 में ही इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत का इंडोनेशिया के साथ काफी ऐतिहासिक रिश्ता है। दोनों देशों ने रिश्ते को समग्र रणनीतिक साझेदारी का दर्जा भी दिया है। भारत की एक्ट ईस्ट नीति यानी एक्ट ईस्ट पॉलिसी और हिंद प्रशांत क्षेत्र की नीति में इंडोनेशिया एक अहम साझेदार है। सुबियांतो के साथ पीएम मोदी द्विपक्षीय रिश्तों के तमाम पहलुओं, क्षेत्रीय व वैश्विक मुद्दों पर बातचीत करेंगे। ये चर्चा भी चल रही है कि इस यात्रा के दौरान भारत व इंडोनेशिया के बीच रक्षा क्षेत्र में कुछ अहम समझौते होंगे। खास तौर पर ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति पर सहमति बनने की संभावना जताई जा रही है। भारत का ब्रह्मोस जो है अब वर्ल्ड फेमस हो चुका है। इस बारे में भारत, रूस और इंडोनेशिया के बीच हाल ही में उच्च स्तरीय हाई लेवल बैठकें हुई हैं। ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण भारत में रूस की तकनीकी मदद से किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि यह समझौता 45 करोड़ डॉलर की राशि की हो सकती है। भारत व रूस पहले फिलीपींस को इस मिसाइल की बिक्री कर चुके हैं। अब देखना यह होगा कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की यह पहली भारत यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रिश्तों को क्या नया रूप देती है। तो बात इंडोनेशिया की जहां पर हमने आपको बताया कि भाई अब यह रिश्ता कितना फलेगा फूलेगा और इसका लाभ जो है वो भारत को कैसे मिलेगा। चलिए, इसी के साथ आज्ञा दीजिए। समय इतनी ही अनुमति देता है आपके साथ संवाद करने की। कल फिर आएंगे, नए मुद्दे लेकर आएंगे। तब तक के लिए मेरे यानी शिवम दत्त मेहता की तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।